सीमा और दोस्तों आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। और मैं समझना चाहूँगा कि और अपने दोस्तों को भी समझाना चाहूँगा कि यूएस फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तरफ किस तरह की है और जो एक बहुत अच्छा ताल्लुक था ट्रम्प का और मोदी का, उसको बाइडेन किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। और इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब को। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, शुक्रिया और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम। ठीक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का तारुफ तो बहुत बड़ा है और अगर मैं तो अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी देखें। ये अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ जो है वो हमें एनलाइटन करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे और ड्यूरिंग द कैंपेन के मुताबिक उनका ये नारा था कि ट्रम्प जो है सो ट्रेडिशनल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन वैल्यूज़ और अमेरिका का जो रिस्पेक्ट था मल्टीलैटरलिज्म और इंटरनेशनल ऑर्डर का, उससे अलहदा हो चुके थे। अमेरिका को एक अलग रास्ते पे लेके जा रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प। उनका जो स्लोगन था कि अमेरिका फर्स्ट, एज इफ जो है सो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशंस में कोई दूसरी एंटिटी को फर्स्ट रखते थे। तो बाइडेन ने बार बार कहा था कि हम बहुत फंडामेंटल तब्दीलियां करेंगे पॉलिसीज में, और इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक। और लेकिन चंद इलाकों में, मतलब जैसा कि आप मिडल ईस्ट को ले लें, जेरूसलम को ले लें और इंडिया को ले लें, और तो कुछ हद तक चाइना, इसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की फंडामेंटल पॉलिसी अप्रोचेस में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत अंदाज में फर्क है, बात करने का अंदाज, डील करने का अंदाज। और कोविड के वजह से वो पर्सनल डिप्लोमेसी भी नहीं कर सक रहे बाइडेन, जो डोनाल्ड ट्रंप 2019 से पहले कर चुके थे। उसके बावजूद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने वही। तो जहां तक कि इंडिया का सवाल है, एक बहुत अहम जो इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप ने लाई थी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ये कि जो पिवट टू एशिया था उसका नाम बदलकर इंडो पैसिफिक। उसके दो चीजें थी, एक एक इंडिया को भी वो इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे, ये जो चाइना के खिलाफ एक किस्म से अलायंस बना रहा है अमेरिका। दूसरी चीज ये मैरीटाइम रिकग्निशन के, जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो मतलब इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक जाएगा। बेसिकली अगर इंडिया से लेके आप जापान तक देख लें, तो ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो डेवलप की है अमेरिका में, उसमें इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो जो चार मुल्क हैं उसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं। और इसमें दो न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बेसिकली ये चाइना को डोमिनेट या एटलीस्ट कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की, अगर आप उनकी वेबसाइट, व्हाइट हाउस पे अगर आप जाएं और 2018 नेशनल सिक्योरिटी की जो स्ट्रैटेजी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक ही उन्होंने छापी थी, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंस दिए थे। और वही लैंग्वेज और वही स्ट्रैटेजी अब जो बाइडेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन सी दैट देयर इज नो फंडामेंटल चेंज। ये और बात है कि डेमोक्रेट्स थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत रिपब्लिकन्स के। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे यूएन कन्वेंशन के लिए, एक तो ये चीज़ गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर्स से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिला, फिर क्वाड की बातचीत भी की। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेक्चर भी दी कमला हैरिस ने ह्यूमन राइट्स का, खासतौर से सीएए वगैरह को लेकर, और मीडिया ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया। तो जिस तरह से हाउडी मोदी वाला रिसेप्शन हुआ था, उस तरह रिसेप्शन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया नरेंद्र मोदी को, लेकिन अहमियत उतनी ही दी। तो देखना चाहिए कि पॉलिसी में ज़्यादा तब्दीली नहीं आएंगी, लेकिन रवैये में मुझे लगता थोड़ा फर्क रहेगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये क्वाड 2 और क्वाड 1 की बातें हुई, क्वाड 1 तो ये था कि जी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका जो है वो क्वाड 1 है। लेकिन एक क्वाड 2 की बात चली और एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें इसराइल, यूएई, अमेरिका और इंडिया। तो इंडिया जो है, इसको हाउ कम इंडिया इज़ बीइंग मेनस्ट्रीम्ड इन मिडल ईस्ट? आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि इसकी वजह क्या है कि मिडिल ईस्ट में क्यों मेन स्ट्रीम अमेरिका करना चाहता है? क्या वो समझते हैं कि जिस तरह वो इसराइल को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न ममालिक में, यूएई के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, अब्राहम अकॉर्ड और ये सारी चीजें हुई, तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए? आपको क्या नजर आता है इसमें? देखिए, कॉड 2 का जो स्लोगन है वो इंडिया से ज़्यादा आ रहा है बनिस्बत अमेरिका से। तो अगर आप जब भी कॉड 2 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप वो देखेंगे कि इंडिया के मीडिया पर्सनल, इंडिया के जर्नलिस्ट और खुद इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के अफराद इस लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अमेरिका में ज़्यादा लोग ये कॉड का लफ्ज़ उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक कि इंडियन एनालिस्ट है और जो नॉट ऑल ऑफ देम, जो सेंटर और सेंटर लेफ्टिस्ट, मतलब लेफ्ट भी नहीं, राइट को छोड़ दें, एक्सट्रीम, जो सेंटर की जो थिंकिंग है, वो कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इनके बीच में नेचुरल अलायंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के दो बहुत ही ख़ास रिश्ते हैं, वेरी स्पेशल रिलेशंस। एक इज़राइल के साथ है और दूसरा बरतानिया के साथ है। तो इंडिया वो दर्जा हासिल करना चाहता है कि ये एटलीस्ट ये जो तबका है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, कि इंडिया का रिलेशंस अमेरिका के साथ उतना ही स्पेशल हो जाए जितना बरतानिया का और इज़राइल का है। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े-बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन्स। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज़ गॉन बियॉन्ड द एलीट, मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है, और अगर कमला हैरिस बन जाती हैं प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज़, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहाँ तक सवाल है, इंडिया इज़ अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको याद है कि कश्मीर के दौरान जब वो कश्मीर पे लॉकडाउन वगैरह हुआ था, उसमें दुनिया ने कितना क्रिटिसाइज किया था इंडिया को, लेकिन आपने देखा सऊदी अरेबिया से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, इसराइल से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। सऊदी अरेबिया ने मेरे ख्याल से कुछ 500 बिलियन डॉलर्स कुछ आउटले किया है इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में, और अगर वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के इंडिया में हो जाते हैं तो और भी कम इंडिया की क्रिटिसिज्म होगी मिडिल ईस्ट में, और इंडिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगा। क्योंकि यूं सोचिए कि आप अगर मेरे घर में 500 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, तो सोचिए मेरा इन्फ्लुएंस आप पे कितना बढ़ जाएगा, राइट? तो ये इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दूसरा है, इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस, मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। और मुस्लिम मुल्क के आजकल ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें करते हैं ना, ये बहुत कमज़ोर हो गई है। मिसाल के तौर पे उइगर के मसले को लेकर चाइना के सपोर्ट में मुस्लिम मुल्कों ने ज़्यादा सपोर्ट दिया चाइना को यूएन में बनिस्बत क्रिटिसिज्म के। आपके मुल्क में तो नजर भी नहीं आता उइगर के ऊपर, जिसमें लाइक पाकिस्तान का लाइक इंटरनेट ब्लॉक हुआ हुआ है, ऐसा लगता कि उइगर का कोई मसला ही नहीं है, मुझे नहीं पता, कहते हैं इमरान खान, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह तो साफ नजर आ जाता है कि मुल्कों की जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस्लामिक सॉलिडारिटी से बहुत मजबूत है। तो जहाँ तक कि मिडल ईस्टर्न मुल्कों का है, इंडिया के साथ इट इज़ बट नेचुरल। इंडिया इज़ रैपिडली अभी पांचवी या छठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा, और जैसा जैसा अमेरिका थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है मिडिल ईस्ट में बाय बिकमिंग लेस एंगेज्ड,
मुझे लगता है कि दूसरे मिड लेवल पावर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप मिडल ईस्ट में ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना और रशिया का भी रोल बढ़ते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो इंडिया की जो प्रेज़ेंस है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर वो जो एक कल्चरल एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली बढ़ती जा रही है। अच्छा एक डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से हमें ये पता चला है कि अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक को पहले ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर देता था, अब नहीं दे सकता। इस हवाले से इंडिया पे भी देखा गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हमें एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पर डालेगा रिलीजियस फ्रीडम पे, तो हम उन लोगों को पाक इंडिया का वीज़ा ही नहीं देंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इंडिया को अमेरिका जो है उस तरह रिलीजियस फ्रीडम पे अब बात नहीं कर सकता बल्कि चीन भी स्नब कर देता है। तो ये किस हद तक जो एक फॉरेन पॉलिसी टूल हुआ करता था अ, अब आप समझते हैं कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टूल बॉक्स? देखिए, ये जो आप ज़िक्र कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सपोज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ। पिछले 2 साल से उनकी रिपोर्ट्स में उन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट शुड आइडेंटिफाई इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सीपीसी की। तो उस तो इंडिया के पास से तो काफ़ी क्रिटिसिज्म आया। दो चीज़ें हो चुकी हैं। एक कि इट इज़ नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल टूल, मतलब आपको पता है कई साल से पाकिस्तान इज़ लिस्टेड एज़ अ सीपीसी कंट्री, सऊदी यस। अरेबिया इज़ आल्सो लिस्टेड, चाइना इज़ आल्सो लिस्टेड। कुछ असर तो नहीं हो रहा है उनके पॉलिसीज़ वगैरह में, जिन पॉलिसीज़ के वजह से सीपीसी का उन पे कैटेगराइजेशन लगाया गया, वो नहीं बदले। तो बेसिकली व्हाइट हाउस कैन सिंपली इग्नोर दैट। तो अगर इंडिया का सीपीसी भी लग जाता है तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इंडिया या अमेरिका इंडियन रिलेशंस। ये और बात है, इंडिया के थोड़ा बहुत इमेज डेंट हो जाएगा। और एक अगर आपने 2020 की रिपोर्ट देखी है तो उसमें एक डिसेंटिंग जो पर्सन है उन्होंने लिखा था कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया को नॉर्थ कोरिया और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ इंक्लूड करना इज अनफेयर। अभी भी इंडिया में मुस्लिम पार्टीज है, मुस्लिम इलेक्शंस जीतते भी हैं, लड़ते भी हैं, वोट भी डालते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की जो डिमांड है सिविल सोसाइटी से, सेनेटर्स वगैरह से, तो अमेरिका में क्या है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, इसमें कई डिफरेंट व्यूज है, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो उन सबको गवर्नमेंट अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट आ जाते हैं वहाँ पे वेवर्स। मिसाल मैं आपको और एक देता हूँ जिसपे शायद आप बात करना भी चाहेंगे। दोनों, तुर्की और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए। हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है। उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। तुर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे। सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ यूएस नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीज़िंग जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो यूएस गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर जी, आखिरी एक और बात मैं बताऊंगा आपको कि लेकिन सिविल सोसाइटी में इंडिया की काफी क्रिटिसिज्म हो रही है। अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट को ले लें तो हर दूसरे तीसरे चीज ऐसा लगता है कि इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ ओपिनियन आर्टिकल, राना अय्यूब के कई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स छपते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी अब जो ये धर्म संसद हुआ था हरिद्वार में, जिसमें चंद
इतने भी नालायक किस्म के पंडितों ने जेनोसाइड की कॉल की, उसका इतना कवरेज हुआ है यहाँ की मीडिया में, टेलीविज़न पर भी हुआ है, बट मेन स्ट्रीम प्रेस वगैरह में। तो पिछले अगर आप 2017-18 को ले लें और अब ले लें, तो आई थिंक देयर इज़ मोर नेगेटिव कवरेज ऑफ इंडिया इन द प्रेस देन पॉजिटिव कवरेज, और इसका इवेंचुअली असर होने लगेगा। हुँ। चलिए लेट्स सी सर, फॉर अ मोमेंट तो इंडियन समझते हैं कि हम इतनी बड़ी मार्केट है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही शायद हमें कोई डिक्टेट कर सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट जिसे आप कह लें कि एक 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 इस तरह की एक मूव है। बट सर आखिरी बात आपसे करूँगा और वो जो आखिरी बात है वो ये है कि क्या जो इंडिया और चाइना के मामलात चल रहे हैं, इसमें अमेरिका जो है वो कोई मीडिएशन करा सकता है, जो कि लगता नहीं है। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया को इंडिया ने कहा कि वो मीडिएशन कराएँ या कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, लेकिन बाद में रशियन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुनने में आया था कि जब प्रेज़िडेंट पुतिन इंडिया आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था कि इसमें किसी न किसी की कोई रशिया को रोल प्ले करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका इंडिया को अपना फुल फ्लेज इत्तेहादी के तौर पे नहीं देख रहा और इंडिया समहाउ चाहेगा कि कहीं न कहीं डी-एस्केलेशन होती रहे ताकि वो किसी न मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना एंगेज हो? देखिए, इट इज़ द अदर वे अराउंड। मेरे मुझे लगता है कि इंडिया इज़ प्लेइंग हार्ड टू गेट अमेरिका के साथ। मतलब अगर आप मैंने अभी जयशंकर की किताब को रिव्यू किया है इंग्लिश और हिंदी में, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया की जो शुरू से नॉन अलाइन्ड पॉलिसी है, वो रहेगी। इंडिया क्वाड में भी रहेगा और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो अभी भी मेंबर है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ भी खेलेंगे और हम चाइना के साथ भी खेलेंगे। चाइना के साथ जो इख्तिलाफ़ात है उसे हम डिप्लोमैटिकली रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉर्डर पे जो पिछले 1.5 साल पहले जो हादसात हुए हैं, वो उससे एकदम रिलेशनशिप थोड़ी तंग हो गई है। लेकिन इंडिया अभी भी मुश्किलात पैदा कर दी है चाइना के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इंडिया में, लेकिन इंडिया इज़ काइंड ऑफ डिपेंडेंट आल्सो ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स, और वो चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड बेहतर हो। तो जहाँ तक कि इंडियन पुलिस पोज़ीशन है, वो ये नहीं चाहते कि वो अमेरिका के भी पिट्ठू बन जाए और चाइना के खिलाफ, मतलब ऐसा क्लाइंट स्टेट नहीं बनना चाह, जैसा कि आपने देखा होगा धीरे-धीरे पाकिस्तान इज़ बिकमिंग चाइनाज़ क्लाइंट स्टेट। उस तरह की रिलेशनशिप इंडिया नहीं चाहता। इट वांट्स टू हैव इट्स ओन इंटरेस्ट, यानी वो बेसिकली इंडिया ये चाह रहा है कि दोनों से फ़ायदा उठाए और रशिया से भी फ़ायदा उठाए। और क्योंकि रशिया के साथ ट्रेडिशनल ताल्लुकात है, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से शायद रशिया के साथ ताल्लुकात थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। एंड देन सडनली वो $5.5 बिलियन का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रशिया से, रीअफर्मिंग इंडियन रशियन रिलेशंस। और वो इसके बावजूद कि अमेरिका ने एक स्पेशल F-16 यानी F-21 को एक, मतलब उन्होंने बेसिकली एक F-16 का एक ऐसा डिज़ाइन दिया जो टेक्निकली वुड हैव बीन सुपीरियर टू द F-16 जो पाकिस्तान के पास है, और उसका नंबर था F-21। और उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ हम आपको ये बेचेंगे बल्कि आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी देंगे। ये तो काफ़ी डिस्कशन हुए, बट वो इंडिया ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन किया, उल्टा जाके फ्रांस के रफाले जेट फाइटर्स को खरीदा। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया इज नाउ द सेकंड बिगेस्ट वेपन्स परचेजर इन द वर्ल्ड, रशिया सऊदी अरेबिया के बाद। तो मार्केट तो बड़ी है, लेकिन वो अमेरिका को नहीं मिल रही है, वो मार्केट यूरोप को जा रही है, रशिया को जा रही है। तो हुँ, इंडिया इज ट्राइंग टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस, और देखें किस हद तक कोशिश होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स टू व्हाट एक्सटेंट चाइना विल आल्सो अलाउ इट ना। अगर चाइना की हॉस्टिलिटीज बढ़ते रहेंगी तो इंडिया को मजबूरन अलाइन करना पड़ेगा अमेरिका के साथ। अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया दोनों के साथ खेले। आई मीन एक देयर इज अ पॉइंट एट विच अमेरिका इज गोइंग टू से, मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा था S-400 की परचेस के बाद कि क्या इंडिया इज एज रिलायबल पार्टनर इन द क्वाड एज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस से तोड़कर अमेरिका और बर्तानिया के साथ बना के एक नया इंस्टीट्यूशन ऑकस को पैदा किया, और इससे जो क्वाड है वो मजबूत हो गया, राइट? कि ऑस्ट्रेलिया हैज प्रूवन कि वो अमेरिका के बहुत रिलायबल एलाई है।
इसलिए उन्होंने वो सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका और बर्तानिया के साथ कर लिया। लेकिन इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट रशिया के साथ किया और अमेरिका के साथ नहीं किया, उससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया इज नॉट एज कमिटेड टू द क्वाड एज ऑस्ट्रेलिया इज या अमेरिका इज। तो ये बात तो नोटिस तो की जा रही है ना, अमेरिका में ये कह नहीं रही है। पिछले तकरीबन आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है, बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट basically India wants to have a free lunch, or it wants to eat but not pay the bill। और ये कब तक अमेरिका बर्दाश्त करेगा, ये मतलब आप, इट्स योर गेस इज एज गुड एज माइन। चले सर, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान, प्रोफेसर हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस एंड एनलाइटनिंग अस ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, और पर्टिकुलरली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। ठीक ठाक।